जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी अनसॉल्व पेपर 2025 सेट नंबर 4 पेपर कोड दिया है हमारे पास 348 KJ का पार्ट नंबर सेकेंड हल करेंगे। पार्ट 1 हमने हल करवा दिया था और सेट नंबर 1, 2, 3 के सारे क्वेश्चन हमने हल करवा दिया है और हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को 70 में से 70 नंबर लाने हैं, तो आप लोग 2019 से 2025 तक के सारे सेट पेपर कर लीजिए। 70 में से 70 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिनको एक बार देख लेते हैं। तो हमने बहुविकल्पी से लगाकर, यानी परागण की बाह्यचोल किससे बनी होती है, ये बहुविकल्पी हमने करवा दिया था। लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट मतलब लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 वाले जितने थे वो हमने करवा दिया था। लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट DNA तथा RNA के बीच अंतर, ये भी हमने करवा दिया था। जनसंख्या समुदाय की परिभाषा लिखिए, ये भी हमने करवा दिया था। और आज के इस वीडियो में हम चौथे का वाला यानी प्रश्न नंबर सेकेंड यानी लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड यानी 3 नंबर वाले सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने चौथे का वाला प्रश्न हल करना है। तो चौथा का जो का वाला प्रश्न दिया है, निम्नांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। चौथे का खा वाला प्रश्न दिया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए, इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए। और गा वाला प्रश्न दिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन कीजिए। और घा वाला दिया है, जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। फिर क्लेस्टोगैमस फूल क्या है? क्या क्लेस्टोगैमस फूलों में पर परागण हो सकता है? कारण बताइए। फिर जैव उर्वरक क्या है? किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है? यह फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? फिर है जीन चिकित्सा क्या है? एडेनोसिन डाइमीनेज यानी ADA की कमी के उदाहरण 7 स्पष्ट कीजिए। अगला घाल अध्ययन निम्न में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। सहभोजिता, लॉजिस्टिक विकास और परजीविता। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि यदि आप लोगों को 70 में से 70 नंबर लाने हैं तो 2019 से 2025 तक का सारे सेट पेपर कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास प्रश्न नंबर चौथे का दिया है, निम्नांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। मानव का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा व पतला होता है। यह चम्मच के आकार का होता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग है सिर, यह यानी सिर हेड, यह शुक्राणु का अग्र व सबसे प्रमुख भाग होता है। इसमें केंद्रक होता है जिसमें गुणसूत्र उपस्थित होता है। सिर का सबसे ऊपरी भाग एक्रोसोम कहलाता है, जो ग्लाजिकाए का बना होता है। इसमें अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम का स्राव होता है। सिर के निचले भाग में एक जोड़ी तारककाय उपस्थित होते हैं। उसका मध्य भाग है, मध्य भाग यानी मिडिल भाग कौन सा है? इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित होता है, जिसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। जो अगला भाग है पूंछ यानी टेल, यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा धागे नुमा भाग होता है। यह एक झिल्ली नुमा आवरण से घिरा रहता है। यह शुक्राणुओं को तैरने में सहायक होता है। यानी जो पूंछ होती है वो क्या करती है? शुक्राणुओं को सीमेन या वीर्य में तैरने का काम करती है। अब एक बार चित्र की तरफ देख लेते हैं। चित्र यानी फिगर देखते हैं। तो ये सिर होता है और सिर में जो केंद्रक होता है, केंद्रक में DNA आनुवंशिक पदार्थ होता है और ये ग्लाजी बॉडी की बनी एक टोपी होती है जिसे एक्रोसोम की बनी होती है। इससे एक्रोसिन हार्मोन्स निकलता है जो अंडाणु की जोना पेलुसिडा परत को भेदता है और अंडाणु में प्रवेश कर जाता है।
इसके बाद जो किनारे होते हैं बीच मिडिल एज होता है यानी मध्य भाग होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, शुक्राणुओं को सीमेन में तैरने के लिए पावर देती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, यानी शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। पूंछ क्या करती है, तो पूंछ तैरने में मदद करती है, यानी शुक्राणु को स्पर्म को क्या करती है, उसमें सीमेन या वीर्य में तैरने में मदद करती है। आप लोग आसानी से इस चित्र को बना सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया है चौथे का खा वाला, क्लाइनफेटर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए, इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है या आनुवंशिक विकार है जो पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र यानी XXY के कारण होती है, जो शुक्राणु या अंडे के बनने के दौरान एक यादृच्छिक त्रुटि से उत्पन्न होता है, जिससे छोटे अंडकोश यानी बांझपन, कम टेस्टोस्टेरोन, शरीर पर कम बाल, सीखने में कठिनाई यानी मंदबुद्धि और ग्ने गाइनेकोमास्टिया यानी स्तन वृद्धि जैसे लक्षण दिखते हैं, जिसका उपचार हार्मोन थेरेपी से किया जा सकता है। एक बार फिर देख लेते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है या आनुवंशिक विकार है जो पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र यानी एक्स गुणसूत्र एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, के कारण होती है, जो शुक्राणु या अंडे के बनने के दौरान एक यादृच्छिक त्रुटि मतलब कमी से उत्पन्न होता है, जिससे छोटे अंडकोश यानी जिससे क्या होता है, जिसमें ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उससे क्या होता है, छोटे अंडकोश हो जाते हैं, बांझपन दिखने को मिलता है, कम टेस्टोस्टेरोन उसमें उत्पन्न होता है, शरीर पर कम बाल होते हैं और सीखने में कठिनाई होती है, और ग्नेकोमास्टिया यानी स्तन वृद्धि जैसे लक्षण दिखते हैं, जिसका उपचार हार्मोन थेरेपी से किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथे का ग वाला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन कीजिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्य एंजाइम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज और डीएनए लाइगेज है। पहले डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं जैसे कैंची, जबकि दूसरा कटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ता है, जिससे पुनर्संयोजित डीएनए बनता है, जो जीन क्लोनिंग और मैनिपुलेशन के लिए जरूरी है। साथ ही डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी महत्वपूर्ण हैं। यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज होता है वो क्या करता है कि डीएनए के विशिष्ट खंडों को काटता है, यानी वो एक प्रकार से मोलिक्यूलर कैंची यानी आणविक कैंची की भांति कार्य करता है, एक विशेष स्थान से काट देता है और उन कटे हुए डीएनए खंडों को लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ता है। और पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। तो पूछ रहा था कि प्रमुख एंजाइम और उनके कार्य। तो प्रमुख एंजाइम और उनके कार्य क्या हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का कार्य क्या है। तो इन्हें आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर कैंची कहा जाता है। ये डीएनए के विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों जैसे GAATTC को पहचानते हैं और उन स्थानों पर डीएनए के दोनों रज्जुओं को काटते हैं, जिससे चिपचिपे सिरे या कंद सिरे बन सकते हैं। जो अगला डीएनए लाइगेज यानी सेकंड वाला क्या है, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का कार्य देखते हैं। तो यह आणविक गोंद यानी ये क्या करता है, चिपकाने का कार्य करता है, इसलिए इसे आणविक गोंद का काम करता है। यह कटे हुए डीएनए खंडों को 3 अंश हाइड्रॉक्सिल सिरे और 5 अंश फास्फेट सिरे के बीच फास्फोडाइएस्टर बंध बनाकर उन्हें जोड़ता है, जिससे एक नया एकीकृत
डीएनए अणु पुनर्संयोजित डीएनए बनता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो लाइगेज एंजाइम है यह एक विशेष प्रकार के खंडों को क्या करता है, जोड़ता है। लाइगेज एंजाइम विशेष प्रकार के खंडों को जोड़ता है जिससे एक नया डीएनए बन जाता है। इसमें जो फास्फोडाइएस्टर बंध होते हैं, इसमें जैसे एडेनिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, और थाइमिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। आगे देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो तीसरा जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका कार्य क्या है, तो यह डीएनए प्रतिकृति और प्रवर्धन के लिए जरूरी है। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसका उपयोग डीएनए की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि थर्मोस्टेबल यानी टैग पॉलीमरेज। आगे देखेंगे चौथा जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, तो इसका कार्य देखते हैं। तो यह आरएनए टेम्पलेट से पूरक डीएनए यानी सी डीएनए बनाने की प्रक्रिया यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को उत्प्रेरित करता है। यह उन जीनों को क्लोन करने के लिए उपयोगी है जो मूल रूप से आरएनए में होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जो चौथा प्रश्न दिया चौथे का घ वाला, तो दिया है जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसको देखते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता के नुकसान के मुख्य कारण हैं आवास का विनाश और विखंडन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन यानी शिकार, मछली पकड़ना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और विदेशी आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश, जो सभी मानवीय गतिविधियों में जुड़े हैं और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या संकट में हैं। इसके बाद देखते हैं, खाली ब्लैक पेन से लिखेंगे जैव विविधता हानि के प्रमुख कारण। तो उसमें पहला कारण लिखेंगे आवास का विनाश और विखंडन। तो देखते हैं आवास का विनाश और विखंडन। जंगलों को काटना, आर्द्र भूमियों को भरना और उन्हें कृषि भूमि, शहरों और सड़कों में बदलना, इससे जीवों के रहने की जगह खत्म हो जाती है और वे अलग थलग पड़ जाते हैं, जिससे उनकी आबादी कम होती है। दूसरा है संसाधनों का अत्यधिक दोहन यानी संसाधनों का अत्यधिक दोहन। इसको देखते हैं। तो मानव की बढ़ती ज़रूरतों के कारण प्राकृतिक संसाधनों जैसे लकड़ी, मछलियाँ, वन्य जीव का अत्यधिक उपयोग। तीसरा कारण है प्रदूषण, वायु, जल और भूमि प्रदूषण, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट जीवों और उनके आवासों को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा कारण है विदेशी आक्रामक प्रजातियां। जब हमारी प्रजातियां किसी नए क्षेत्र में आती हैं तो वे स्थानीय प्रजातियों से भोजन और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं या बीमारियां फैलाती हैं, जिससे स्थानीय प्रजातियां कम हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है पांचवें कक्का वाला, क्लेस्टोगैमस फूल क्या है? क्या क्लेस्टोगैमस फूलों में पर परागण हो सकता है? तो इसका जो आंसर है उसको देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे काले पेन से, क्लेस्टोगैमस फूल ये ऐसे फूल हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में बंद रहते हैं और कभी खिलते नहीं हैं, जैसे कि मटर और कुछ घास के फूलों में। इन फूलों में परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के करीब होते हैं और फूल बंद होने के कारण परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर गिरकर निषेचन कर देते हैं, जैसे मटर, बायोल ऑक्सिलिस। आगे देखेंगे क्या इनमें पर परागण हो सकता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या इनमें पर परागण हो सकता है? तो देखते हैं नहीं, क्लेस्टोगैमस फूलों में पर परागण संभव नहीं है। कारण, इसका कारण क्या है? तो कारण देख लेते हैं कि पर परागण के लिए परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की जरूरत होती है, जिसके लिए बाहरी कारकों जैसे हवा,
पानी या कीट की मदद चाहिए होती है, लेकिन क्लेस्टोगैमस फूल बंद होने के कारण इन बाहरी कारकों से संपर्क नहीं बना पाते हैं। फिर देख लेते हैं का मुख्य कारण क्या है कि ये पर परागण क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पर परागण के लिए क्या होता है, पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की जरूरत होती है, जिसके लिए बाहरी कारकों जैसे हवा हो गया, पानी हो गया या कीट हो गया की मदद चाहिए होती है, लेकिन क्लेस्टोगैमस फूल बंद होने के कारण इन बाहरी कारकों से संपर्क नहीं बना पाते हैं, इसलिए इसमें पर परागण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास 5वें का ख वाला, जैव उर्वरक क्या है, किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है, यह फसलों को किस के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो आंसर में लिखेंगे और ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जैव उर्वरक। यानी हम देखेंगे तो जैव उर्वरक होते क्या हैं। तो जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बीज, मिट्टी या पौधों की सतह पर लगाने पर मिट्टी या पौधे के अंदरूनी हिस्से में बस जाते हैं और पौधे को पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध कराकर या उनकी उपलब्धता बढ़ाकर पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। यानी जैव उर्वरक होते क्या हैं। तो जैव उर्वरक एक सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें जमीन पर या पौधों पर या उसके बीज पर लगाकर क्या करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं और ये पौधों या फसलों की जड़ों में बस जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध कराकर उसकी उपलब्धता बढ़ाकर पौधों के विकास में मदद करते हैं। इसके बाद देखते हैं किसानों की बुवाई से पहले निम्न सूक्ष्मजीवों की खेती की सलाह दी जाती है। तो जब किसान लोग बुवाई करते हैं तो बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनकी सलाह देते हैं। तो पहला सूक्ष्मजीव है राइजोबियम। तो राइजोबियम का यूज कहाँ किसान लोग करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो दलहनी फसलों जैसे दालें, सोयाबीन के लिए जो हवा से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। यानी राइजोबियम एक ऐसा सूक्ष्मजीव है। तो राइजोबियम का प्रयोग हम दलहनी फसलों जैसे सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया और दालें हो गई, उड़द है या मसूर है, इनके फसलों में हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, जो वायुमंडल में स्थिर नाइट्रोजन होती है, इसको ये नाइट्रो तथा नाइट्राइड में तोड़कर नाइट्रोजन मुक्त कर देते हैं, जिससे क्या होती है, ये फसलें नाइट्रोजन का उपयोग कर लेती हैं। अगला देखेंगे, जो अगला है एजिटोबैक्टर और यानी एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। यह अनाज फसलों जैसे धान, गेहूं, मक्का के लिए आवश्यक है। जो किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती करते हैं वो एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होती है, इसकी जो अनाज होते हैं उसमें क्या होता है, अनाज में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगला है नील हरित शैवाल। यानी नील हरित शैवाल का किसान लोग यूज करते हैं। तो नील हरित शैवाल का यूज किसान कहाँ कर सकते हैं, तो इन्हें शॉर्टकट में BGA कहा जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका यूज किसान लोग धान के खेतों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु कर सकते हैं। अगला है फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया यानी PSB। तो ये फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया का यूज किसान कहाँ कर सकते हैं, तो मिट्टी में जमा अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। आगे इसके देखते हैं कि फसलों को निम्न लाभ होता है, इनसे लाभ क्या क्या हो सकता है। तो पहला लाभ है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता। ये हवा या मिट्टी से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। यानी जितने भी ये सूक्ष्म जीव होते हैं यानी जैव उर्वरक होते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन या मिट्टी में जो फास्फोरस होता है उसको पोषक तत्वों को पौधों तक यानी फसल तक पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है, फसल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी पैदावार बढ़ जाती है। दूसरा है मिट्टी का स्वास्थ्य, यानी मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार करते हैं और लाभकारी
सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं। अगला है लागत में कमी, यानी रासायनिक उर्वरकों की तुलना में सस्ते होते हैं, जिससे खेती की लागत घटती है। इसके बाद है रोगों से बचाव। पौधों में वृद्धि हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं और मृदा जनित रोगों को रोकते हैं। यानी यदि किसान लोग सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों यानी हम कह सकते हैं जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो पौधों में वृद्धि हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न करते हैं और मृदा जनित रोगों को रोकते हैं। यानी मिट्टी से होने वाले फसलों में रोग को क्या कर देते हैं, ये रोक देते हैं या रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5वें का ग वाला कि जीन चिकित्सा क्या है। एडिनोसिन डीमिनेज यानी एडीए की कमी के उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं जीन चिकित्सा। यह आनुवंशिक रोगों के इलाज की एक विधि है जहां दोषपूर्ण जीन को एक सामान्य जीन से बदला जाता है। इसमें स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं जैसे अस्थिमज्जा कोशिकाओं में डाला जाता है ताकि वे सामान्य रूप से कार्य कर सकें और रोग को ठीक कर सकें। एक बार फिर देख लेते हैं जीन चिकित्सा क्या है। तो यह एक आनुवंशिक रोगों के इलाज की एक विधि है। यानी जीन चिकित्सा क्या है, जो जेनेटिक डिसीज होते हैं उनको ठीक करने की एक विधि है जहां दोषपूर्ण जीन यानी जिसकी कमी से रोग हो जाते हैं, यानी ऐसी बहुत जीनें होती हैं जिनकी कमी से क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी दोषपूर्ण जीन को एक सामान्य जीन से बदला जाता है, यानी एक नॉर्मल जीन से क्या कर दिया जाता है, जो खराब जीन है उसको हटा दिया जाता है, एक नॉर्मल यानी सामान्य जीन वहाँ पर भेज दी जाती है, डाल दी जाती है। इसमें स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं जैसे यानी जो स्वस्थ जीन है, अच्छी जीन है, उसको व्यक्ति की जो कोशिकाएं होती है जैसे अस्थिमज्जा यानी जो बोन मैरो होती है, हड्डी हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, हड्डियां खोखली होती हैं, उसके अंदर जो हड्डी के अंदर खोखली होती है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें अस्थिमज्जा कोशिकाएं कहते हैं। उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, उस जीन को प्रवेश करा दिया जाता है, डाल दिया जाता है ताकि वे सामान्य रूप से कार्य कर सकें और रोग को ठीक कर सकें। इसके बाद देखते हैं एडेनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी के उदाहरण। यानी इसके कमी के उदाहरण क्या है, समस्या। इससे समस्या कौन सी उत्पन्न होती है। तो एडीए का एक एंजाइम है जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनो सिस्टम के लिए जरूरी है। जब एडीए जीन में खराबी होती है तो यह एंजाइम नहीं बना पाता, जिससे गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता यानी सर्वर कम्बिनेट इम्यूनो डिफिशिएंसी यानी SCID होती है और रोगी संक्रमणों से लड़ नहीं पाता है। यानी जब एडीए की कमी हो जाती है यानी एंजाइम नहीं बनता है तो होता क्या है, रोगी जो होता है उसका इम्यूनो सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी वीक हो जाती है कि वह किसी भी रोग के प्रति जो संक्रामक रोग होते हैं या संक्रमण से लड़ने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। इसके बाद देखते हैं जीन चिकित्सा प्रक्रिया। तो जीन चिकित्सा प्रक्रिया क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट यानी लसिकाणु कोशिकाएं निकाली जाती हैं। दूसरा है इन कोशिकाओं के अंदर एक स्वस्थ एडीए जीन को रेट्रोवायरस एक वाहक की मदद से डाला जाता है। आगे देखते हैं इसके तीसरा पॉइंट है ये आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाएं फिर रोगी के शरीर में वापस डाल दी जाती हैं। चौथा पॉइंट है अब ये कोशिकाएं एडीए एंजाइम बनाना शुरू कर देती हैं, जिससे रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वह बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। यानी जब एडीए एंजाइम वाली जीन रोगी के अंदर प्रवेश करा दी जाती है तो होता क्या है कि वह एडीए एंजाइम बनाने लगता है और उसमें इम्यूनो सिस्टम बूस्ट होने लगता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने लगता है, जिससे वह क्या करता है, बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। अगला इसके बाद देखेंगे स्थायी समाधान। यानी इसका स्थायी समाधान क्या है। तो इसका स्थायी समाधान है यदि यह प्रक्रिया भ्रूण यानी बहुत छोटे बच्चों को कोशिकाओं पर की जाए
तो यह एक स्थायी इलाज हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो स्थायी समाधान है या स्थायी इलाज है, तो बच्चा बहुत छोटा या तो भ्रूण में हो या बहुत छोटा हो, जिसकी कोशिकाओं पर ये किया जाए कार्य, तो क्या होगा, इसका स्थायी इलाज हो सकता है या हो जाता है। अगला प्रश्न है 5वें का घ वाला कि निम्न में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। यानी 3 जो दिए हैं उन पर 2 ही लिखना है। सहभोजिता, लॉजिस्टिक विकास, दूसरा है परजीविता। तो सबसे पहले हम देखेंगे सहभोजिता। तो सहभोजिता क्या होती है? तो 2 जीवों के बीच एक ऐसा सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव सहभोजी को लाभ होता है, जबकि दूसरे जीव यानी परपोषी को ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि। इसमें सहभोजी को भोजन, आश्रय या परिवहन जैसे लाभ मिल सकते हैं, जबकि परपोषी जीव अप्रभावित रहता है, जैसे आम के पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड या शार्क के साथ में रहने वाली रेमोरा मछली आदि। यानी सहभोजिता हम ऐसे कह सकते हैं कि सहभोजिता में क्या होते हैं, 2 जीव परस्पर एक साथ रहते हैं और वे क्या होता है कि जो परपोषी होता है, यानी हम फिर से हम समझा रहे हैं कि 2 जीवों के बीच एक ऐसा सहजीवी संबंध जिसमें एक जीव सहभोजी को लाभ होता है, यानी एक जीव जो सहभोजी होता है उसको तो लाभ होता है, जबकि दूसरे जीव यानी परपोषी को ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। इसमें सहभोजी को भोजन, आश्रय या परिवहन जैसे लाभ मिल सकते हैं, जबकि परपोषी जीव अप्रभावित रहता है, जैसे आम के पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड या शार्क के साथ रहने वाली रेमोरा मछली आदि। इसके बाद देखेंगे लॉजिस्टिक विकास, यानी सेकंड टिप्पणी थी लॉजिस्टिक विकास। तो लॉजिस्टिक विकास क्या है? यह एक प्रकार की जनसंख्या वृद्धि है जो दर्शाती है कि कोई भी जनसंख्या अनंत तक नहीं बढ़ सकती। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसके उसके संसाधनों जैसे भोजन, पानी, स्थान पर दबाव पड़ता है, जिससे वृद्धि धीमी हो जाती है और अंततः एक अधिकतम बिंदु पर रुक जाती है, जिसे वहन क्षमता कहते हैं। इसका ग्राफ एक एस अक्षर यानी सिग्माइल वक्र जैसा दिखता है। अगली जो टिप्पणी थी वो है पारजीविता। तो पारजीविता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो 2 जीवों के बीच एक ऐसा संबंध जिसमें एक जीव यानी परजीवी दूसरा जीवित जीव परपोषी या मेजबान से पोषण, आश्रय या अन्य संसाधन प्राप्त करके लाभान्वित होता है, जबकि पोषी को नुकसान होता है। अक्सर उसके संसाधनों का शोषण होता है, लेकिन परजीवी आमतौर पर पोषी को तुरंत मारता नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए उसका उपयोग करता है। जैसे अमर बेल परजीवी पौधा का आम पेड़ पर उगना या जू को मनुष्य पर रहना। हम सीधी या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि पारजीविता में होता क्या है कि 2 जीव होते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य पर रहने वाला जीव यानी जुआ, जिसे हम जू कहते हैं, वो किस पर रहता है? मनुष्य पर रहता है और उसी से अपना भोजन सब चीज़ प्राप्त करता है और मनुष्य को मरने नहीं देता है। उससे क्या करता है, उसका शोषण करता है, यानी वो मनुष्य का ही खून चूसता है, उसका शोषण करता है। ऐसे संबंध को पारजीविता कहते हैं। इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो अब तक नहीं पढ़े हुए हैं और उनके 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं। तो क्या करें, 2019 से 2025 तक के सारे सेट पेपर हल कर लें, जिससे उनके अच्छे मार्क्स आ सकें और 70 में 70 नंबर ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।